अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को नमूनिया का एक ओवरव्यू दे दिया और सारी बात कर ली। अभी हम लोगों ने बात करनी है जो हमारे पास बैक्टीरियल नमूनिया है, ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियल नमूनिया है उसकी मॉर्फोलॉजी की। अब बैक्टीरियल के अंदर भी अगेन वही बात आ जाती है कि आपके पास ये दो तरह का हो सकता है, टिपिकल भी हो सकता है और एटिपिकल भी। और टिपिकल और एटिपिकल के अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिफरेंसेस लिखवाए हैं कि क्या इनकी एटियोलॉजी है, यानी कौन कौन सी स्पीशीज ये कॉज कर सकती है। देन आपने इनका ऑनसेट लिखना है, देन आपने इनके सिम्टम्स लिखने हैं, देन आपने लिखना है कि साथ में पेन होता है या नहीं होता, और वो आपने अपने पास एक टेबल बना लेना है, क्योंकि ये रैंडमली जो है वाइवा में भी पूछ सकते हैं और पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास कि हमने अब बात करनी है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की। तो वो कह रहे हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड टिपिकल है या एटिपिकल है, इसमें लंग पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन हुआ होता है। और जब इन्फेक्शन हो जाता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लंग्स के अगर पैरेन्काइमा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लोकली आपको अंदर क्या मिलेगी, एक तो कंसोलिडेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात वो ये करता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और पस वगैरह पड़ी हुई होती है, सो हमें एक्जुडुएट भी मिलता है, ठीक है, एल्वियोलर एक्जुडुएट भी होता है। और उसके अलावा क्योंकि पस होती है, WBCs काउंट ज्यादा रेज्ड होगा और कुछ स्पूटम की प्रोडक्शन या मिकदार भी मौजूद हो सकती है। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो आपको अंदर मिलती हैं। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, ऐसी क्या रीजन है कि बच्चे को या यंग पेशेंट को नमूनिया हो सकता है। तो वो कहता है कि कोई न्यूमोकोकल इन्फेक्शन है, या पेशेंट को ऑलरेडी कोई कंजस्टिव डिजीज है, या एड्स है, या उसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, या इवन की सिकल सेल अनीमिया। तो ये 4-5 रीजन आप इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में लिख सकते हो। अब मैंने आप लोगों को बतानी है इसकी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या याद रखना है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या करना है कि जो बैक्टीरियल नमूनिया है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि डिपेंडिंग अपॉन एनाटॉमिकल लोकेशन दो हमारे पास ज्यादा कॉमन है। हम कह सकते हैं कि या तो ये लोबार नमूनिया है या ये हमारे पास ब्रोंकियल नमूनिया है। लोबार नमूनिया कब, जब ये पूरी लोब को इन्वॉल्व कर लेगा, और ब्रोंकियल नमूनिया कब, जब ये ब्रोंक्यूल्स तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें होल लंग इन्वॉल्व होती है, जबकि इसके अंदर जो है वो, अगर आपने डिफरेंस करना हो तो आपने बताना है कि इसके अंदर जो है वो होल लोब इन्वॉल्व होती है, जबकि इसके अंदर पैची इन्वॉल्वमेंट होती है, पैची कंसोलिडेशन आपको मिलती है, ठीक है। अब हमने अगेन बात कर ली कि ये फुल लोबार नमूनिया होता है, जबकि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टूवर्ड ब्रोंकियोल्स। अब लोबार नमूनिया की मॉर्फोलॉजी के अंदर 4 स्टेजेस आती हैं, और ये स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आनी चाहिए। 4 स्टेजेस में आपने इसको कैसे याद रख लेना है, ऐसे याद रख लेना है, ऐसे क्लास के अंदर CR होता है और GR होता है ना, ठीक है। सो हमने इसको याद रख लेना है CR GR। C से क्या मतलब है, हमारे पास सबसे पहले कंजेशन की स्टेज आती है, फिर सेकेंड हमारे पास आती है रेड हेपेटाइजेशन, देन थर्ड हमारे पास आती है ग्रे हेपेटाइजेशन, एंड देन रिजोल्यूशन आती है, ठीक है। सो सबसे पहले फेज की बात करते हैं कंजेशन। अब कंजेशन में से क्या MCQ आता है या क्या पॉइंट आपको आना चाहिए। कंजेशन के अंदर हमारी जो लंग होती है वो काफी ज्यादा जो है वो क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो काफी ज्यादा जो है वो हैवी हो जाती है, बॉगी हो जाती है, रेड हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम लंग के लेवल पे बात करेंगे तो लंग जो है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है, बॉगी हो जाती है और काफी ज्यादा जो है वो रेड हो जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे जो वेसल्स आ रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है जब इन्फेक्शन होता है तो वेसल्स काफी ज्यादा इंगॉर्ज्ड हो जाती है, तो वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट आपको मिलती है, ठीक है, ताकि उसमें से लीकेज वगैरह हो और बाहर जो है वो एक्सिडुएट क्रिएट हो। सो वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट मिलती है। उसके साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये इनिशियल फेस है, तो इनिशियल फेस के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स अभी कम है, ठीक है। सो बैक्टीरियाज अभी काफी ज्यादा हैं जबकि न्यूट्रोफिल्स कम है। सो ये बात MCQ में आती है कि पेशेंट प्रेजेंट किया और इस तरह उसके जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन लग रहा था, और हमने जब चेस्ट एक्सरे किया तो उसके ऊपर, या फिर हमने बायोप्सी कर ली है, जो भी चीज हमने की, तो हमें कल्चर के ऊपर जो है वो बैक्टीरियाज काफी ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अभी कम थे। तो ये कौन सी स्टेज है, तो आपने समझ जाना है कंजेशन की बात हो रही है। सो कंजेशन में आपने याद रखना है वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट हुई हुई है, वेसल्स काफी ज्यादा हैवी, बोगी और रेड हुई हुई हैं, और बैक्टीरिया काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेज हमें नाम से नजर आ रही है रेड हेपेटाइजेशन। रेड हेपेटाइजेशन क्यों, क्योंकि इसको हम लिवर लाइक कंसिस्टेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि इस टाइम लंग्स उस तरह से रेड होती हैं जिस तरह से हमारा जिगर होता है, कलेजी रेड होती है, उस तरह से होती है। सो उसमें के अंदर भी हमने यही लिखना है कि इस टाइम जो लंग है वो काफी ज्यादा रेड होती है, फिम होती है और एयरलेस लोब होती है, ठीक है। क्या होती है, एयरलेस लोब जो है वो प्रेजेंट हो रही होती है। सेकंड बात वो कर रहा है कि इसकी लिवर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जो कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है और बहुत ज्यादा जो है वो रेडनेस आ गई है, इम्यूनिटी के सेल्स बड़े एक्टिव हुए हुए हैं। और यही बात हमने बतानी है कि यहाँ पे अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ कुछ हमारे पास वहां पे रेड सेल्स भी हैं, और रेड सेल्स के साथ कुछ फाइब्रिन भी डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर MCQ में ये बात आ रही है कि लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हमें मिली है स्लाइड के ऊपर, न्यूट्रोफिल्स काफी रेज्ड हैं, तो आपने समझ जाना है कि रेड हेपेटाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाती है ग्रे हेपेटाइजेशन।
अब यहाँ पे बात थोड़ी रिकवरी की तरफ यहाँ पे मामला स्टार्ट हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो गई और अब यहाँ पे थोड़ी बहुत रीजोल्यूशन की तरफ चीज जाने लगी है। अभी भी जो कंसिस्टेंसी है लंग की वो फिम ही होती है, लेकिन हमारे पास रेड सेल की लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है जब रेड सेल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, रेड सेल लाइसिस होती है, तो इसमें से आयरन और हेमोसिड्रिन वगैरह जो है वो रिलीज होता है और उसकी वजह से ब्राउन शेड आना शुरू हो जाता है। सो वो कहता है कि ग्रे ब्राउनिश शेड जो है वो आएगा। यहाँ पे हमारे पास रेड था, यहाँ पे काफी रेड था, लिवर लाइक था, जबकि यहाँ पे ग्रे टाइप जो है वो स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ हमारे पास फिब्रिनोसुपरेटिव एक्सिडुएट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? फिब्रिनोसुपरेटिव एक्सिडुएट जो है, क्योंकि पस सी क्रिएट हो रही है तो एक्सिडुएट जो है वो प्रेजेंट होगा। फाइनल स्टेज हमारे पास आ जाती है रीजोल्यूशन की। अब रीजोल्यूशन में बस आपने दो बातें याद रखनी है कि क्या होगा। एक तो ये कि हमने कहा कि ये फिब्रिनोसुपरेटिव एक्सिडुएट प्रेजेंट है ना, अब यही जो एक्सिडुएट प्रेजेंट था, इस एक्सिडुएट की एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू हो जाती है। एंजाइम्स आते हैं और वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सो जब एंजाइम्स इसकी डाइजेशन करेंगे तो एक्सिडुएट में से रिलीज होगा कुछ ग्रेन्यूलर या सेमी डेब्रिस फ्लूइड। ठीक है, तो एक्सिडुएट के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगी और कुछ बच्चा कुचा जो फ्लूइड है और जो चीजें हैं डेब्रिस रिलीज होगा, तो इस फ्लूइड और डेब्रिस को वहां पे आके मैक्रोफेजेस जो हैं वो इंजेस्ट कर लेंगी और फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो हैं वो भी आके इसको क्या करेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे और एरिया जो है वो साफ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये बात हमारे पास हो गई किसकी, नमूनिया की 4 स्टेजेस के। होप की कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल ज्यादा है, यहाँ पे लाइसिस स्टार्ट हो गई है, जबकि यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड देन इंजेक्शन स्टार्ट हो गई है। सो बुक के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ इतनी सी ही चीज को बार बार जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास ये 2 तरह का हो सकता है, ब्रोंको नमूनिया और लोबार नमूनिया। देन उन्होंने कहा लोबार नमूनिया की जो है वो स्टेजेस हैं, कंजेशन वाली स्टेज है, देन रेड हेपेटाइजेशन है, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रीजोल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात वो ब्रोंकोनमोनिया की कर रहे हैं। सो ब्रोंकोनमोनिया के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ब्रोंकोनमोनिया से वो क्या चीज इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो ब्रोंकोनमोनिया से वो कहते हैं कि जो कंसोलिडेटेड एरिया होगा एक्यूट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन का, वो ब्रोंक्यूल्स तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, अब जब वो ब्रोंक्यूल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है तो देखो ब्रोंक्यूल्स तो यहाँ पे भी होती हैं, ब्रोंक्यूल्स तो यहाँ पे भी होती हैं और ब्रोंक्यूल्स तो यहाँ पे भी होती हैं। सो ये लोब भी इन्वॉल्व हो सकती है, ये भी इन्वॉल्व हो सकती है, ये भी, जो भी लोब इन्वॉल्व होगी, या फिर 2 लोब्स भी इन्वॉल्व हो सकती है या बायलेटरल भी हो सकती है, यानी एक लंग के अंदर ऊपर वाली और यहाँ पे नीचे वाली। सो कोई भी इसकी जो वो है हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इसको मॉर्फोलॉजिकली ग्रॉसली देखेंगे ब्रोंकियोलर नमूनिया को, तो इसके अंदर हमें एक वेल डेवलप लीजन जो है वो नजर आ रही होती है। किसी भी लोब के अंदर मल्टी लोबार भी हो सकती है। ठीक है, सो वेल डेवलप लीजन हमें नजर आ रही होती है। अब वो लीजन जो है वो थोड़ी सी एलिविएटेड होगी और ग्रेन्यूलर होगी। ठीक है, सो हमारे पास लीजन एलिवेटेड होती है बेटे और साथ में ग्रेन्यूलर होती है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो वो है अपीयरेंस है वो रेड, ग्रे या येलो हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? रेड, ग्रे, येलो। रेड, ग्रे या येलो जो है वो उसकी अपीयरेंस हो सकती है। माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या है, इन्फ्लेमेटरी एक्सिडुएट मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एक्सिडुएट मिलेगा और इस एक्सिडुएट में काफी ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वेल्व्यूलर स्पेसेस को फिल कर रहे होंगे। सो ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है नमूनिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। नमूनिया को अगर ट्रीट ना किया जाए तो इससे हत्तुल इम्कान डेथ हो जाती है। ठीक है, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा। सो नॉर्मली ये आपके पास वहां पे टिश्यू की डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। ठीक है, और नेक्रोसिस कॉज करेगा। अगर नहीं ट्रीट करोगे तो नेक्रोसिस के बाद वहां पे एक एब्सेस बन जाएगी, यानी पस कंटेनिंग कैविटी बन जाएगी। एब्सेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अलावा वो ये भी कहता है कि हमारे पास जो है हो सकता है कि ये लंग्स के अंदर से, आपको पता है लंग्स के बाहर एक जो है वो कैविटी होती है, इसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो अगर ये यहाँ से फैल के प्लूरल कैविटी में चला जाएगा तो इसको हम एम्फेमा कहते हैं। ठीक है, एम्फेमा या जो भी कहते हैं, सही है। प्लूरल कैविटी में भी ये स्प्रेड कर सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये जो भी बैक्टीरिया है ये लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन हो और वहां से ब्लड और फिर पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू कर दें और इवन के हार्ट की तरफ चले जाएं या ब्रेन की तरफ चले जाएं, वहां पे बड़े मसले कर सकते हैं। सो बैक्टीरियाज यहाँ से डाइजेमिनेट हो सकते हैं थ्रू लिम्फ नोड या थ्रू ब्लड वेसल्स। तो अगर ये बैक्टीरिया ब्रेन के अंदर चले गए तो वहां पे ये जाके मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। अगर ये हार्ट के अंदर चले गए तो हार्ट के अंदर जाके ये एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं और इवन ये जॉइंट्स में भी जा सकते हैं और जॉइंट्स के अंदर जाके ये अर्थराइटिस कॉज कर सकते हैं। सो निमोनिया को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बेसिकली 3rd जनरेशन फेलोस्पोरीन से ही ट्रीट किया जाता है, या आपने फार्मा के अंदर पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है
नमूनिया को कवर किया है। नमूनिया का मतलब क्या है? पेरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन है। क्यों होती है? बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकती है, कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है, क्रॉनिक या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हो सकती है। अब इन स्पीशीज की डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, ये आप बुक से रीड कर सकते हो, माइक्रो की डोमेन है। अच्छा, फिर हमने इसकी पैथोजेनेसिस की भी बात कर ली गई है। वहां पे जाके इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एक्सिडुएट कॉज करते हैं। देन उस एक्सिडुएट की कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक डाइजेशन और क्लियरेंस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप फार्माको थेरेपिक ट्रीटमेंट दो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात की है। लोबार एंड ब्रोंको है। लोबार में 4 स्टेजेस हैं, ब्रोंको के अंदर ब्रोंक्यूलर इन्वॉल्वमेंट है। एंड देन हमने फाइनली जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात की कि ये लंग एब्सेस कॉज कर सकती है। उसके अलावा ये डाइजेमिनेट होकर स्प्रेड कर सकती है, या फिर प्लूरल कैविटी के अंदर जाके एम्फीमा कॉज कर सकती है। नमूनिया के अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसने बैक्टीरियल नमूनिया को डिस्कस किया, देन वायरल को किया, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। मॉर्फोलॉजी सेम टू सेम है। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, ठीक है, कि हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद हो गया, या फिर हमारे पास एस्पिरेशन नमूनिया भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बेटे आ जाती है लंग एब्सेस। लंग एब्सेस अगेन मैंने आप लोगों को बताया कि लंग एब्सेस का मतलब क्या है। लंग एब्सेस का मतलब कि लोकली वहां पे कोई एक सुपरेटिव नेक्रोसिस हो रही है पल्मोनरी पेरेन्काइमा के अंदर, जिससे वहां पे कुछ एक अंदर कैविटी बन गई है और उस कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा पस है, तो हम कहते हैं कि लंग एब्सेस है, ठीक है। अब ये एब्सेस जो है बहुत सारी रीजन हो सकती है, या तो कोई इन्फेक्टिव मटीरियल एस्पायर किया है उसकी वजह से बन गई है, या कोई गैस्ट्रिक कंटेंट की एस्पिरेशन हुई भी है, या किसी नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी ये बन सकती है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी थी, यहाँ पे सेप्टिक एम्बोलिज्म वगैरह था, तो भी एब्सेस वहां पे बन सकती है, ठीक है। देन वो बात कर रहे हैं कि एब्सेस का साइज वगैरह जो है वो अरेंज कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो इसके ब्रोंकिएक्टेसिस जैसे ही होते हैं। पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी होती है, और जब खांसी होती है तो फिर ये है कि वो बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेलिंग जो है वो पर्लुएंट बलगम पास करता है, ठीक है। और हिमेप्टिसिस भी हो सकती है, यानी खून भी आ सकता है उसके साथ साथ। उसके बाद पेशेंट को फीवर होता है, मसल बॉडी पेन बताता है, फिंगर्स की क्लबिंग होती है, वेट लॉस होता है, नीमिया हो सकता है। एब्सेस 10 to 15% पेशेंट्स में होती है जिन्हें ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा हो, ठीक है। सो उसके बाद कहता है अल्डर अडल्ट्स में वैसे भी हो सकती है, अगर होगी तो हमें शक करना चाहिए कि कोई कार्सिनोमा हो सकता है। सेकेंडरी अमाइलाइडोसिस जो है वो भी इसका एक कॉज हो सकती है। उसके बाद कहता है ट्रीटमेंट में यही है कि आपने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको ड्रेन कर देना, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक नमूनिया को पढ़ने की कोई जरूरत इतनी नहीं है, सॉरी मैंने तो ये इधर करके पढ़ा दिया है। बहरहाल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टीबी, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। बाकी आपने ये स्पीशीज देख लेना, अगर आपके टीचर्स वगैरह कराते हैं। हमारे टाइम में हमें नहीं कराई थी, हमें सिर्फ जो है वो इसकी मॉर्फोलॉजी कराई थी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन्होंने हमें जो है वो दिखाए हुए हैं डिफरेंट इसकी स्टेजेस।